नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूँ मैं यहाँ पर झारखंड में होने वाली जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है, तो विज्ञापन निकलते के साथ ही आपको बाज़ार में बहुत सारे बाज़ारू किताब मिलेंगी और आप वहीं से लेकर के तैयारी करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत कम प्रश्न आपको भिड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप यहाँ पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो यदि आप झारखंड में होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर झारखंड में सरकारी स्कूलों में मिलने वाले जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी झारखंड में जितना भी जेएसएससी एग्जाम ले रही है या जैक एग्जाम ले रही है, वह पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है। तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स, पीडीएफ और यहाँ से जुड़ करके यदि आप तैयारी करते हैं, तो 101% झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप पास कर सकते हैं। और यहाँ से सारे नोट्स को लेकर के पढ़ लेंगे, क्योंकि जेसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है और साथ में यहाँ पर जो है आपको उसका ट्रिकी भी नोट्स दिया जा रहा है। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा या झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जुड़े हुए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के माध्यम से सारी तैयारी कर सकते हैं, सारे नोट्स ले सकते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पेपर की तैयारी 1000 रुपये में और दोनों पेपर की तैयारी 1500 रुपये में लाइफ टाइम के लिए करवाई जा रही है। तो क्लास शुरू हो गए हैं, आप सभी जुड़ करके अभी से ही तैयारी कर देंगे और यह एक बार की परीक्षा के लिए लाइफ टाइम आपकी फ़ी होगी, दोबारा आपसे फ़ी नहीं ली जाएगी। तो आपको जैसे ही वीडियो मिलता है, आप हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर से संपर्क कर लेंगे और तैयारी के लिए जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। वेद शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, यह आपको जो है क्लास 6 का जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो है उसका यहाँ पर सेक्शन 5 यानी पार्ट 5 का जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिया गया प्रश्न है। और सभी प्रश्न देखिएगा आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। तो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से आप तैयारी करना कभी भी ना भूलेंगे। जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही सारे प्रश्न आपके झारखंड में जितने भी एग्जाम होंगे सभी से आने वाले हैं। तो आप सभी यहाँ किससे इस सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख लेंगे। तो वेद शब्द का अर्थ क्या है आपको बताना है। मोक्ष प्राप्त होना, ज्ञान, विनाश या प्रलय। ठीक है, तो वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। वेद किससे जुड़ा हुआ है? ज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। वेदों की संख्या कितनी है? देखिए 1001 बार एक प्रश्न पूछ दिया गया, वेदों की संख्या कितनी है? हर एग्जाम में पूछा जाता है। और आपको देखिए ये जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही छपा हुआ है, जो कि आपका हिस्ट्री सेक्शन के अंतर्गत पार्ट 5 से लिया गया था। ठीक है, और यहाँ से देखिए प्रश्न आपके झारखंड में जो एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, 3 है, 4 है, 2 है या 1 है। ठीक है, तो वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 बताई गई है आपको, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, अब चलिए इससे और क्या प्रश्न पूछ दिया गया है। सबसे पुराना वेद कौन है? सबसे पुराना वेद कौन है पूछे गए प्रश्न है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। ठीक है, तो सबसे पुराना वेद जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? ऋग्वेद को माना जाता है। ठीक, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट देखिए, यदि आप झारखंड राज्य में जेटेट परीक्षा देना चाह रहे हैं, ठीक है, या आकलन परीक्षा देना चाह रहे हैं, आपको हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पर सारे राज्यों का जो जेटेट परीक्षा अब तक हुआ है, टेट परीक्षा हुआ है, ठीक है, तो उनका सारा प्रश्न पत्र भी यहाँ पर उपलब्ध है, सब मिल गया है और सब कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है आपको डेली दिया जा रहा है इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए ये वेद वाले जो प्रश्न है ना, आप किसी भी राज्य में चले जाइए, सबसे अधिक तो यूपी में बार बार ये पूछा गया प्रश्न ही यहाँ पर रिपीटेड किए हैं। और देखिए रिपीटेड तो हुआ ही है, साथ में आपका टेक्स्ट बुक का भी है। तो चाहे आप आकलन परीक्षा में पास करना चाह रहे हैं, चाहे आप जेटेट परीक्षा में पास करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से ही सारे नोट्स और वीडियो आपको जो है बने बनाए मिल रहे हैं, वो भी आपको टेक्स्ट बुक का। यहाँ से 100% जो है प्रश्न आपका भिड़ते हैं। तो आप सभी अभी रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, ठीक है, और जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ऋग्वेद में कितने मंडल है? ऋग्वेद में कितने मंडल है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ऋग्वेद में जो है यहाँ पर जो मंडल है उसकी संख्या क्या है? 10 है। और प्रार्थनाएं और सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028 है। ये दोनों प्रश्न बार बार पूछा गया है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो आपको क्या बताना है? 10 है। और कितनी प्रार्थनाएं या सूक्त है? तो 1028 है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सब प्रश्न ये छपा हुआ है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं या सूक्त है? देखिए अभी आपको हम बता ही रहे थे, वो आ ही गया है। तो 1020 है, 1030 है, 1040 है या 1028 है। तो ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं या सूक्तों की जो संख्या है वो आपका यहाँ पर कितना है? तो 1028 बताया गया है आपकी किताब में। और ये प्रश्न अब तक 101 बार जो है आपके एग्जाम में पूछ दिए गए हैं। जितने भी एग्जाम में जाइएगा सभी में यहाँ ऋग्वेद से एक प्रश्न निकल के आ रहा है। ऋग्वेद की भाषा है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या तमिल। ऋग्वेद की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? तो ऋग्वेद की जो भाषा है वो आपको देखिए संस्कृत भाषा में मिलता है
इसलिए इसको सबसे प्राचीन भाषा के रूप में जाना जाता है, सबसे प्राचीन वेद के रूप में। तो ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? तो ऋग्वेद की भाषा याद रखिएगा संस्कृत है, ठीक है, ऋग्वेद की भाषा संस्कृत है। नेक्स्ट, ऋग्वेद की भाषा का जो ये आप प्रश्न देख रहे हैं, ये यूपी टेट में अभी तक 2 बार पूछ दिया गया है, बिहार टेट में 1 बार आया हुआ है और असम टेट में 1 बार पूछे गए हैं। तो इस तरह से देखिए केवल आए हुए प्रश्न रिपीटेड और वो भी जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका जो सेक्शन हो जाता है कि क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। तो चाहे आकलन परीक्षा हो चाहे जेटेट परीक्षा हो, आपको यहाँ पर क्या करना है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स लेकर के पढ़ लेना है और साथ में जुड़ करके तैयारी कर लेना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ऋग्वेद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन है? ऋग्वेद में देखिए नदियों का उल्लेख किया गया है, गंगा नदी, सिंधु नदी और जमुना नदी। तो यहाँ से प्रश्न नदी का पूछा जाता है। तो ये देखिए प्रश्न पूछा गया है, 101 बार प्रश्न पूछा गया है कि ऋग्वेद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन है? सिंधु है, सरस्वती है, सतलज है या रावी है, ठीक है। तो ऋग्वेद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो है वो आपको देखिए सिंधु नदी को कहा जाता है, ठीक है। ऋग्वेद में किस नदी का एक बार उल्लेख हुआ है? ऋग्वेद में किस नदी का एक बार केवल उल्लेख हुआ है? गंगा, यमुना, सिंधु या रावी, ठीक है। तो देखिए ऋग्वेद में जिस नदी का उल्लेख एक बार किया गया है वो आपका गंगा नदी है। गंगा नदी का ऋग्वेद में जो है केवल एक बार उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है? गंगा, यमुना, सरस्वती या सतलज, ठीक है। तो ऋग्वेद में यमुना नदी का जो है 3 बार उल्लेख किया गया है, ठीक है। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। ऋग्वेदिक काल के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? ऋग्वेदिक काल के जो लोग थे उनका मुख्य भोजन जो था उस समय क्या होता था आपको बताना है, ठीक है। जौ, गेहूं, धान, दाल, धान या कोई नहीं। तो जो ऋग्वेदिक काल के लोग थे उस समय उन लोगों का मुख्य भोजन जो हुआ करता था वो आपका हुआ था जौ और गेहूं। जौ और गेहूं ऋग्वेदिक काल के लोगों का मुख्य भोजन माना जाता है। ऋग्वेदिक काल के लोगों का मुख्य आजीविका क्या था? ऋग्वेदिक काल के लोग जैसे अपने जीवन यापन के लिए जो साधन था वो क्या था? आजीविका का साधन क्या था? जीवन पार्जन का साधन क्या था? कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, चारागाह करते थे या पर्यटक? किस चीज से, कौन सी चीज जो है उनकी आजीविका का स्रोत था, ठीक है। तो उनकी देखिए आजीविका का जो स्रोत था वो यहाँ पर पशुपालन था। पशुपालन से जो है वे आज अपना जीवन यापन क्या किया करते थे, इसलिए आजीविका का मुख्य स्रोत उनका पशुपालन था। ऋग्वेदिक काल में किस पशु का अधिक महत्व था? ऋग्वेदिक काल में किस पशु का अधिक महत्व था? गाय, बैल, भेड़ या बकरी? ऋग्वेदिक काल में किस पशु का अधिक महत्व था? तो ऋग्वेदिक काल में जो पशु थे उस सबसे अधिक महत्व की पशु जो थी वो गाय थी। गाय का लोग पालन पोषण क्या करते थे? आजीविका के लिए गाय के लोग रखा करते थे और यही इसी से जो है उनका आजीविका चलता था। इसलिए ऋग्वेदिक काल में किस पशु का अधिक महत्व था? तो वो आपका गाय का उल्लेख होता है। देखिए आप जो अभी प्रश्न देखेंगे ऋग्वेदिक काल में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और ये प्रश्न जो है आपका कहाँ पर पूछा गया? तो देखिए हरियाणा टेट में आया हुआ था, ठीक है। ये किस में आया हुआ था? हरियाणा टेट में आपका पूछा गया था। उसके बाद कहाँ पूछा गया? तो पश्चिम बंगाल टेट में पूछा गया। और उसके साथ कहाँ कहाँ, तो देखिए बिहार टेट में भी आया हुआ था, ठीक है। तो सभी आए हुए प्रश्न का रिवीजन एक बार कर लेना है और वो जहाँ से मिलते हैं उसका हम आपको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो इस तरह से मैंने जेटेट हो या आकलन परीक्षा परचम लहराना चाहते हैं तो आप यहाँ से जुड़ करके अभी रजिस्ट्रेशन शुरू है और तैयारी शुरू कर देंगे, जिससे कि आपको 101% यहाँ से सफलता प्राप्त हो सके। तो जल्दी जुड़ेंगे, जिससे कि आपको यहाँ पर देखिए बहुत ही कम सीट में अभी जो ऑफर दिए गए हैं सिर्फ 200 लोगों के लिए ही दिया गया है। तो आप उसमें जुड़ करके तैयारी के लिए अभी से रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में, ठीक है। आकलन का भी 500 रुपया और जेटेट का भी 500 रुपये। अगर एक करवाना चाहते हैं तो 500 रुपये ही रखा गया है। ऋग्वेदिक काल के शासन व्यवस्था का सबसे छोटा स्तर क्या था? ठीक है, तो ऋग्वेदिक काल का देखिए जो छोटा स्तर होते हैं यहाँ पर बताया जाता है। तो कुल 20 ग्राम, याद रखिएगा, कुल 20 ग्राम क्या होता है? कुल 20 ग्राम, यानी सबसे पहले कुल था, फिर 20 था, फिर ग्राम था और फिर जन था। तो सबसे छोटा स्तर जो था वो आपका कुल था। क्या था आपका? कुल था ना, सबसे छोटा स्तर कुल था। कुल 20 ग्राम याद रखिएगा। ऋग्वेदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? ऋग्वेदिक काल में जो देवता को लोग मानते थे महत्वपूर्ण, वो देवता कौन थे आपको बताना है। इंद्र, अग्नि, यम या सोम, ठीक है। तो ऋग्वेदिक काल का जो सबसे महत्वपूर्ण देवता माने जाते थे वो इंद्र देवता को माना जाता था। किसको माना जाता था? इंद्र देवता को मानते थे लोग, यानी सबसे महत्वपूर्ण देवता जो उस समय थे वो इंद्र थे। क्या थे? इंद्र थे सबसे महत्वपूर्ण देवता।
इनाम गांव वर्तमान में किस राज्य में है? इनाम गांव वर्तमान में किस राज्य में है? ठीक है, आपको देखना है इनाम गांव किस राज्य में है। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरल में या आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये 1001 पर प्रश्न पूछा गया है। इनाम गांव का नाम याद रखिएगा। इनाम गांव बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो इनाम गांव वर्तमान में किस राज्य में है? तो उसका आंसर आता है महाराष्ट्र। राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, महापाषाण का अर्थ क्या है? ये भी प्रश्न 101 बार पूछा गया है। महापाषाण का अर्थ क्या है? बार बार पूछा जा रहा है। पत्थर है, छोटा पत्थर है, बड़ा पत्थर या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए महापाषाण, पाषाण का जो अर्थ है वो है यहाँ पर महान माने महान, और उसको कहेंगे बड़ा, और पाषाण बने यहाँ पर पत्थर। ठीक है, तो महापाषाण का अर्थ है सबसे बड़ा पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर को महापाषाण के नाम से जाना जाता है। तो यदि आप जेटेट परीक्षा में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी मोबाइल नंबर दिया गया है, यहाँ से संपर्क कर लेंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इसके अलावा सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।